अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपकी बॉडी से ऑक्सीलेट कर रही होती थी, तो उससे रिलेटेड ही आगे ये एक टॉपिक है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को पढ़ने से पहले आपने अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन को देखना है। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होती है? जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी है, सच ऑक्सीलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम विद टाइम। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑक्सीलेट किया, ओरिजिन से जब वो स्टार्ट हुआ वाई पॉजिटिव वाई नॉट पॉजिटिव तक, और फिर वाई नॉट पॉजिटिव से वाई नॉट नेगेटिव तक, तो आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है वेव, और ये रिमेन जो इसका एम्पलीट्यूड है वो सेम है। यानी अप साइड भी डाउन साइड भी जो हमारी ये लाइन है वो वाई नॉट पॉजिटिव तक से वाई नॉट नेगेटिव तक कंप्लीट अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिमेन सेम है विद टाइम के साथ। हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड को लिया है, तो हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है ये क्या है, सेम है विद टाइम के साथ। तो ऐसी ऑक्सीलेशन को आप बेसिकली अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहेंगे। ये आइडियल केस होते हैं। आइडियल केस मीन जिसमें आप रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी आप रेजिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं करते। जैसे आपने पीछे मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, उसमें भी आपको पता है जब आप पेंडुलम को एक बार मूव करेंगे तो उसके बाद जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो उसकी एनर्जी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, और फिर एक टाइम आएगा कि जो आपका पेंडुलम है अगेन अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाएगा। तो आइडियल केस वो होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट हम आइडियल केस लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को। तो ऐसी ऑक्सीलेशन जो टाइम के साथ जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ नहीं करेगा, तो उस ऑक्सीलेशन को आप कहेंगे अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो अब डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होगी? उसी की ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, सच ऑक्सीलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीज स्टेडली विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। यानी यहाँ भी देखें सेम उसी तरह की एक डायग्राम है। वाई नॉट और पॉजिटिव और वाई नॉट नेगेटिव तक हमने एक ग्राफ बना रखा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम टी ले रखा है। और रीजन से आप बॉडी को मूव कराना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है पहले वो लार्ज होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता है, वो कम होता जाता है। यानी यहाँ पे जो उसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ बेसिकली क्यों हो रहा है कि जिस मीडियम में आपने ऑब्जेक्ट को मूव कराया है उस मीडियम में जो रेजिस्टेंस है वो उसे फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अगेन अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक रहा है। देखें ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और आगे टाइम टी के पास जहाँ जा रहा है तो वहाँ भी ज़ीरो पे जाकर ये रुक जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी जो ऑक्सीलेशन होगी जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज़ करता जाएगा, तो इस ऑक्सीलेशन को आप क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन थी बेसिकली। अब आपने देखना है कि जो रेजिस्टेंस बेसिकली ऑब्जेक्ट फेस कर रहा है उस रेजिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स अब क्या है? दिस रेजिस्टेंस फोर्स रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। दिस रेजिस्टेंस फोर्स इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। अब आपकी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी थी? मैकेनिकल एनर्जी वो जो आपने ऑब्जेक्ट को दी थी। यानी अगर आप पेंडुलम ले रहे हैं तो पेंडुलम को जो अपने आपने हाथ से पुश किया, वो मूव करना शुरू हुआ, वो आपने उसे मैकेनिकल एनर्जी दी। तो रेजिस्टेंस जो एयर रेजिस्टेंस जिस मीडियम में वो घूम रहा था, उस रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो क्या होती गई, आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई टाइम के गुजरने के साथ साथ। यानी उसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, और इसी रेजिस्टिव फोर्स को आप कहेंगे डैम्पिंग फोर्स बेसिकली। यानी जो भी आप जिस मीडियम में जिस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, एक बार जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होंगी बेसिकली, तो वो किसी न किसी रेजिस्टेंस को फेस करेगा, और वो जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो उसकी एनर्जी को कम करती जाएगी। उसकी एनर्जी के कम होने की वजह से अगेन वो अपनी मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगी। तो बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन थी सिंपली डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की और अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन की और डैम्पिंग फोर्स की। यही आपकी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन थी। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की एप्लीकेशन है आपकी, वो यहाँ लिखी भी है कि एप्लीकेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इज़ शॉक अब्जॉर्बर ऑन ऑटोमोबाइल। यानी ऑटोमोबाइल में जो एक चीज़ लगी होती है जिसे शॉक अब्जॉर्बर कहते हैं बेसिकली, वो इसकी एप्लीकेशन है। अब इसकी पहले डायग्राम देख लें। ये बेसिकली इसकी डायग्राम है, जो ये टायर के साथ और स्टेयर के दरमियान लगा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉक ऑब्जर्वर, ऊपर स्प्रिंग होता है, नीचे इसकी एक और डायग्राम है जो
आपको क्लियर समझ आ जाएगी। कुछ इस तरह होता है ये, यहाँ पे ये लगा होता है, इसके अप साइड पे स्प्रिंग होता है, डाउन साइड पे एक पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर एक ऑयल होता है बेसिकली जो फिल हुआ होता है इस शॉक ऑब्जर्वर के अंदर। अब ये काम कैसे करता है इसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर हाइड्रोलिक ऑयल पंप लाइक डिवाइस डैट help to control the impact and rebound movement of your vehicle's spring and suspension। बेसिकली आपका ये शॉक ऑब्जर्वर जो होता है ये ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह में यूज़ होता है। इसका काम बेसिकली ये होता है, ये भी एक किस्म का हाइड्रोलिक होता है, ऑयल पंप होता है, एक छोटा सा पंप आप समझ लें जिसमें ऑयल फिल होता है। इसका बेसिकली जो काम होता है, जो स्प्रिंग होता है उसको रीबाउंड करना। अब स्प्रिंग को रीबाउंड करने का मतलब ये है कि पहले स्प्रिंग जो है वो बाउंड भी हो रहा है। दूसरा नीचे देखें क्या लिखा है, द की रोल ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज इंश्योर दैट द व्हीकल्स टायर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस एट ऑल टाइम विच इंश्योर द सेफ कंट्रोल एंड ब्रेकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कार। अब बेसिकली ये सारी आपने डेफिनेशन याद रखनी है जो यहाँ पे बताई गई है कि शॉक ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, टायर्स को कैसे वो रोड के साथ कनेक्ट रखता है और कैसे सेफली आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी पे और ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है ये शॉक अब्जॉर्बर है बेसिकली। इसके अंदर ऑयल होता है, ऊपर एक पिस्टन होता है। बेसिकली होता ये है कि जब आपकी गाड़ी का टायर किसी भी जम के ऊपर से गुजरता है तो अब आपको पता है एक आपको झटका लगता है बेसिकली। तो अगर अब वो झटका ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे कार दिखाई गई हैं, देखें कि एक गाड़ी है उसका वज़न है यहाँ पे टोटल वेट यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 अगर हो, तो अगर उसकी एक साइड से टायर किसी भी जम के ऊपर से गुजरता है तो टायर के ऊपर स्प्रिंग लगे होते हैं जो बाउंड हो जाते हैं। आप देखें दूसरी साइड पे वेट जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से जब झटका लगेगा स्प्रिंग को तो स्प्रिंग बाउंड होंगे तो एक साइड से आपकी गाड़ी उठ सकती है और वो गाड़ी उलट भी सकती है। तो इसलिए इसके अंदर एक शॉक ऑब्जर्वर होता है बेसिकली जो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम कर रहा होता है, जो आपने 9th क्लास में बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम देखा था। तो इसमें होता ये कि ऑयल की मदद से वो स्प्रिंग को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, इतना ज़्यादा बाउंड नहीं होने देता कि वो गाड़ी का एक साइड ही पूरी उठा दे और दूसरी साइड पे गाड़ी जाके आपकी गिर जाए। बेसिकली वो कोशिश करता है कि एक हद तक कि आपकी जो है बाउंड हो स्प्रिंग, फिर उसे अगेन रीबाउंड कर देता है। मींस यहाँ पे वो डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। डैम्पिंग बेसिकली आपने क्या देखी थी, जो रिड्यूस करती थी एम्पलीट्यूड को, यानी स्प्रिंग के एम्पलीट्यूड को ना वो इतना ज़्यादा बढ़ने देता है कि एक साइड से वो गाड़ी को ही अनबैलेंस कर दे उसके वेट को और गाड़ी दूसरी साइड आपकी जाके गिर जाए। ये बेसिक डायग्राम में बेसिकली आपको देखें जैसे दिखाए गए हैं, कार्स की दो साइड दिखाई गई हैं, एक फ्रंट और एक साइड से व्यू दिखाया गया है। ग्रीन कलर का शॉक है, शॉक ऑब्जर्वर, जो बेसिकली यहाँ स्टेयरिंग और टायर्स के दरमियान जो है स्प्रिंग के नीचे लगा होता है। बेसिकली काम इस तरह करता है, जैसे देखें आपको यहाँ कार में दिखाया गया है जिसका टोटल वेट 2000 LBS है। बेसिकली LBS जो है लैब्स यूनिट होती है, जैसे kg की, ग्राम वगैरह इस तरह। अब इसमें देखें यही चीज़ आपको एक तरह से दिखाई गई है, अगर आपकी एक साइड पे किसी टायर आपको किसी जम के ऊपर से जाता है तो वहाँ अब आपको पता है स्प्रिंग जो अंदर लगा होगा टायर के ऊपर वाली साइड पे वो बाउंड करेगा बेसिकली। तो अब जो आपका ये शॉक ऑब्जर्वर होगा बेसिकली वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा ताकि जो ये आपका एम्पलीट्यूड है स्प्रिंग का वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ ना कर सके। और दूसरा जो आपका टायर है वो रोड के साथ कनेक्ट रहे, यानी स्प्रिंग जब बाउंड होगा तो उसे वो अगेन रीबाउंड भी करेगा और इम्पैक्ट को डिक्रीज़ करेगा एम्पलीट्यूड के, डैम्पिंग ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ भी साइड में आपको बेसिकली यही दिखाया गया कि अगर ब्रेक अप्लाई होती है फ्रंट ब्रेक तो वहाँ देखें लोड क्या हो गया, फ्रंट टायर्स पे इंक्रीज़ हो गया, और जो बैक टायर है बेसिकली वहाँ पे लोड क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखें जब फ्रंट साइड पे स्प्रिंग जो है बाउंड हुए हैं तो बैक साइड पे वो क्या हुए हैं, स्ट्रेच हुए हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमने शॉक ऑब्जर्वर लगाया होगा दोनों साइड पे टायर्स के, वो बेसिकली यही करेगा, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी एम्पलीट्यूड का जो इम्पैक्ट होगा उसे डिक्रीज़ करेगा ताकि गाड़ी जो है आपकी बैलेंस रहे, उल्टी ना हो सके रोड के ऊपर। ये बेसिकली इसकी एक डायग्राम में यहाँ दिखाया गया, ब्रेक सारी लगी हुई हैं, स्टेयरिंग वगैरह, कंट्रोल आर्म्स, और यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर भी ग्रीन कलर में दिखाया गया है। और इसकी जो सेपरेट डायग्राम है वो कुछ इस तरह है ऊपर। तो ये बेसिकली आपको छोटा सा टॉपिक था, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। इसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं इसे आपने स्टडी से करना है, और ये इसकी एक एप्लीकेशन थी सिंपलेस्ट जो यहाँ पे दिखाई गई है।
शॉक अब्जॉर्बर ऑफ ऑटोमोबाइल में जो बेसिकली ये यूज़ होता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।